हेलो दोस्तों। तो बात है यूरोपीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक की। साल था 1789। जगह फ्रांस। एक देश एक ऐसे रेवोल्यूशन के कगार पर खड़ा था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। सदियों तक फ्रेंच मोनार्ची अपनी सारी शान और शौकत के साथ आम आदमी की दुर्दशा से बेखबर रही, लेकिन अब बदलाव की बयार बह रही थी। अपने साथ असंतोष की फुसफुसाहट, विद्रोह की गूंज लिए एक ऐसे समाज की कल्पना करो जहां असमानता का बोलबाला हो, जहां आपके जन्म के साथ ही आपकी किस्मत आपके विशेष अधिकार तय कर दे। 18वीं शताब्दी का फ्रांस यही था, एक बिखरा हुआ राज्य जहां शासक वर्ग की फिजूल खर्ची और आम जनता की गरीबी में जमीन आसमान का अंतर था। विद्रोह का मंच सज चुका था और वो घड़ी दूर नहीं थी जब तूफान उठेगा और फ्रेंच मोनार्ची की नींव हिलाकर रख देगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन उम्मीद की एक किरण, लोगों की शक्ति का प्रमाण, एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी बदलाव की लहरों से अछूते नहीं है। यह कहानी है साहस की, बलिदान की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अटूट खोज की। ये कहानी आज भी प्रासंगिक है, हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति जनता के हाथों में होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें उस सामाजिक संरचना को समझना होगा जिसने इस महत्वपूर्ण घटना की नींव रखी। फ्रेंच समाज 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित था। शीर्ष पर था फर्स्ट ई स्टेट वर्ग, द क्लर्गी, वे अधिकांश करों से मुक्त थे और जनता पर उनका काफ़ी प्रभाव था। सेकंड ई स्टेट द नोबिलिटी भी विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनके पास विशाल धन और करों से छूट थी। और फिर था थर्ड ई स्टेट, सबसे बड़ा और सबसे विविध। इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। उन्होंने कराधान का खामियाजा भुगता। यह सख्त विभाजन, यह घोर असमानता बारूद का एक ढेर था और वह चिंगारी पुरानी व्यवस्था को जलाकर राख कर देगी और एक नए युग को जन्म देगी। जहां एक तरफ जनता जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं राजा लुइस 16 और वर्साइल्स के भव्य महल में उनका दरबार बढ़ते असंतोष से बेखबर था। उनकी शानदार जीवन शैली, अत्यधिक खर्च और गलत वित्तीय फैसलों से प्रेरित फ्रांस को आर्थिक बर्बादी के कगार पर धकेल रही थी। शाही खजाना जो कभी धन से भरा हुआ था, अब खाली हो गया था। महंगे युद्धों और कुछ खास विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की फिजूल खर्ची ने उसे खत्म कर दिया था। कर प्रणाली में सुधार करने, इसे और अधिक न्याय संगत बनाने के प्रयासों को फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने विशेष अधिकारों से कसकर चिपके हुए थे। फ्रांस को जकड़े हुए इस आर्थिक संकट को केवल आंकड़ों का मामला नहीं कहा जा सकता, ये एक गहरी बीमारी का लक्षण था। एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिबिंब जो बहुतों की ज़रूरतों से ज़्यादा कुछ के लोगों को प्राथमिकता देती थी। जैसे जैसे राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर पहुंच गई, बदलाव की मांग तेज होती गई, इस एहसास से प्रेरित होकर कि मौजूदा व्यवस्था अब टिकाऊ नहीं थी। 18वीं शताब्दी बौद्धिक उथल पुथल का समय था, एक ऐसा युग जो एनलाइटमेंट द्वारा चिन्हित था, एक दार्शनिक आंदोलन जिसने तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्राटों की पूर्ण शक्ति पर सीमाओं को बढ़ावा दिया। वॉल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों ने यथाशक्ति स्थिति को चुनौती दी। उनके विचार यूरोप के सैलून और कॉफ़ी हाउस के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गए। वोल्टेयर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और धार्मिक हठ धार्मिकता और अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों की तीखी आलोचना के साथ भाषण और विचारों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक बन गए। रूसो ने अपने मौलिक काम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तर्क किया कि सरकारें अपनी वैधता शासित लोगों की सहमति से प्राप्त करती हैं, लोकप्रिय संप्रभुता के लिए बीज बोती हैं। इन विचारों ने फ्रेंच लोगों, खासकर शिक्षित पूंजीपति वर्ग और आम लोगों के साथ गहरी गूंज की, जिन्होंने उनमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक खाका देखा। एनलाइटमेंट ने क्रांति के लिए बौद्धिक ढांचा प्रदान किया, राजशाही की नींव पर सवाल उठाया और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आशा को प्रेरित किया। 1788 अपने साथ विनाशकारी फसल लेकर आया। भाग्य का एक क्रूर मोड़ जिसने फ्रांस में पहले से ही गंभीर आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बना दिया। आम आदमी का मुख्य भोजन, रोटी की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे व्यापक भूख और हताशा फैल गई। जरा सोचिए उन परिवारों की दुर्दशा का जिनके पास
अपने बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनकी अल्प आय जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ कदम नहीं मिला पाती है। पेरिस और फ्रांस के अन्य शहरों की सड़कों पर भूखों की चीखें गूंज रही थी। राहत के लिए बेबस गुहारें बहरे कानों पर पड़ रही थी। 1788 का अकाल आखिरी तिनका था, वह टूटने वाला बिंदु जिसने धीमी गति से फैले असंतोष को एक मुश्त रोष में बदल दिया। लोग सीमा पर धकेले गए, अब पुरानी व्यवस्था के अन्याय को सहने को तैयार नहीं थे। क्रांति का मंच तैयार हो चुका था और यह भूखे पीड़ित लोग थे जो बदलाव की मांग के लिए उठ खड़े होंगे। राज्य के अराजकता के कगार पर होने के साथ लुईस 16 ने गंभीर वित्तीय स्थिति और बढ़ते अशांति के दबाव में मई 1789 में ई स्टेट जनरल बुलाने पर सहमति व्यक्त की। उन्हें उम्मीद थी कि अशांति शांत होगी और वित्तीय संकट का समाधान निकलेगा। हालांकि ई स्टेट जनरल परिवर्तन के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। थर्ड ई स्टेट ने अधिक प्रतिनिधित्व और आवाज़ की मांग की। जब उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। 20 जून को वे एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ ली। यह फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। यह अत्याचार रहस्यमय और क्रूर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का उदय हुआ। क्रांति को दुश्मनों से बचाने का काम सौंपा गया। समिति ने अभूतपूर्व हिंसा और दमन की गतिविधि को जन्म दिया, जिसे रीजन ऑफ टेरर के रूप में जाना गया। हजारों लोगों को गिलोटिन भेजा गया, जिसमें कई निर्दोष व्यक्ति शामिल थे। रीजन ऑफ टेरर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक काला अध्याय, गहन बहस और ऐतिहासिक जांच का विषय बना हुआ है। क्रांति की राख से एक नया व्यक्ति उभरा, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार जिसने फ्रांस और यूरोपीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट, एक कुशल रणनीतिकार और करिश्माई नेता। नेपोलियन 1799 में तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करते हुए फ्रेंच सेना के रैंकों के माध्यम से उठे। नेपोलियन ने एक दशक की उथल पुथल के बाद स्थिरता और व्यवस्था की लालसा को पहचानते हुए सत्ता को मजबूर किया और फ्रेंच कॉन्सुलेट की स्थापना की, जिससे क्रांति का प्रभावी ढंग से अंत हो गया। उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की, सत्ता को केंद्रीकृत किया, एक नया कानूनी कोड स्थापित किया और महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों को शुरू किया जो पूरे यूरोप में फ्रेंच प्रभाव का विस्तार करेंगे। नेपोलियन का शासन सैन्य प्रतिभा और सत्तावादी शासन का मिश्रण क्रांति के आदर्शों से एक प्रस्थान का प्रतीक था। फिर भी इसने अपनी कुछ प्रमुख उपलब्धियों को भी संरक्षित रखा। उनके कानूनी कोड, नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को इंश्राइंड या प्रतिष्ठित किया, जिससे फ्रांस और उसके बाहर एक स्थायी विरासत छूट गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन हालांकि हिंसा और अस्थिरता से प्रभावित थी, उसने एक स्थायी विरासत छोड़ी जिसने फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। क्रांति के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उन लोगों के लिए जुमले बन गए जो दमनकारी शासन को चुनौती देना चाहते थे। क्रांति ने पूर्ण राजशाही की धारणा को चकनाचूर कर दिया, जिससे गणराज्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों को चुनौती दी, एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की वकालत की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव फ्रांस की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला, जिससे पूरे यूरोप और दुनिया में अच्छे शॉक वेव्स भेजे गए। इसने लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया, राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया और साम्राज्यों की स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। क्रांति के आदर्श नेपोलियन की सेनाओं द्वारा किए गए और पर्चे और मुंह के शब्दों के माध्यम से प्रसारित दुनिया भर में उत्पीड़ित आबादी के साथ गूंजते रहे। टूसेंट लौवर्चर के नेतृत्व में हाइटियन रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरणा ली, गुलामी को समाप्त कर दिया और पश्चिम गोलार्ध में पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य स्थापित किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इसके आदर्श सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली प्रेरक बने हुए हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शक्ति अंततः लोगों के हाथों में रहती है और यहाँ तक कि उत्पीड़न की सबसे गहरी जड़ें जमाने वाली प्रणालियों को भी चुनौती दी जा सकती है और उखाड़ कर फेंका जा सकता है।